कामचोर किसान। रामपुर गांव में रामू अपने पिता रघुवीर और मां सावित्री के साथ रहता था। रामू जवान हो चुका था, लेकिन उसे मेहनत से चिढ़ थी। सारा दिन आराम करता, इधर उधर घूमता और हर काम को कल पर टालता। फिर एक दिन, अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूँ और आने में थोड़ा देरी हो जाएगी। और तुम्हारा ये नवाब साहब तो सो के उठा है या ऐसे ही सोया हुआ है। सूरज सर पर चढ़ना है लेकिन इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे जी आप भी ना सुबह सुबह उठते हैं और शुरू हो जाते हैं। बच्चा है, थोड़ा अभी सोने का है तो सोने दीजिए ना। जब बड़ा होगा तो काम करने के लिए पूरी जिंदगी रखी है। अरे तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। इसकी उम्र के लड़के तो देखो कितने कमा के पैसे इकट्ठे कर लिए, और ये मेरा नालायक एक खेत में जाने को भी 10 बार कहना पड़ता है। अच्छा जी, मैं उठा दूंगी उसे और भेज दूंगी खेत। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेट हो रहा है। इतना कहकर रघुवीर खेत की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे महेश मिलता है। अरे रघुवीर, आप इस उम्र में क्या खेती कर रहे हो? बेटे को क्यों नहीं सिखाते? मेरा बेटा देखिए, महीने की कमाई भी देता है और खेत भी देखता है। अरे क्या करूं भाई, तुम्हारा बेटा तो अच्छा है, मेरा वाला तो निकम्मा है। कुछ सुनता ही नहीं। दिन भर कहता रहता हूं लेकिन इसकी माँ के प्यार ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। औरतों का ये प्यार ही बेटे को लाचार बना देता है। रघुवीर, चलो मैं खेत चला जाता हूँ। वैसे मेरा बेटा खेत गया होगा, लेकिन थोड़ा देख ही लेता हूँ, मदद हो जाएगी। इसी तरह रघुवीर खेत में मेहनत करता है, सब्जियां उगाता है और साल दर साल बीतते जाते हैं। रामू बड़ा होता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेता। और एक दिन, अरे ओ रामू, सुन, आज मेरे पैरों में दर्द है। इस वजह से मैं खेतों में खाद नहीं डाल पाऊंगा। पौधे बड़े हो गए हैं और अब खाद की जरूरत है। ये लो खाद और खेत में डाल आओ। अरे नहीं पिताजी, मुझे जाने का मन नहीं है। और वैसे भी मुझे खेतों में खाद डालना नहीं आता है। मेरे हाथ दर्द करने लग जाएंगे। नालायक, गया कि नहीं? मेरा पैर दर्द कर रहा है, इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा ठीक है बेटा, चला जा। पिता के पैरों में दर्द है, नहीं तो वो खुद ही कर लेते। अच्छा माँ, तू कहती है तो चला जाता हूँ। रामू खाद लेकर निकलता है, लेकिन अपने खेतों में डालने की बजाय मोहनलाल के खेतों में डाल देता है। थोड़ी देर बाद रघुवीर खेतों की ओर आता है। अरे ये क्या? मैं तो इसे अपने खेत में खाद डालने भेजा था, पर यहां तो कुछ डाला ही नहीं लगता है। अरे ये क्या? इसने तो मोहनलाल के खेतों में सारा खाद डाल दिया। रघुवीर घर आता है। अरे रामू, तुमने खेत में खाद डाला? हाँ पिताजी, पूरे खेत में अच्छी तरह से डाल आया हूँ। बेवकूफ, अपने खेत में नहीं, मोहनलाल के खेत में खाद डाल आया है। गधे कहीं के, इतना महंगा खाद आता है और तुमने इतनी सी जिम्मेदारी भी निभानी नहीं आई। अब तू ही बता, मोहन जो डांटेगा वो अलग और मेरा सामान जो गया सो अलग। कब समझेगा तू? बड़ा हो गया है, कुछ दिनों में तेरी शादी होगी तो परिवार कैसे चलाएगा? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, हर दिन तेरे साथ नहीं रह सकता ना। कुछ समय बाद गांव में एक दुर्घटना घटती है। रघुवीर जब खेत से काम करके लौट रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मोहनलाल दौड़ता हुआ आता है। अरे देखो देखो, जल्दी आओ, रघुवीर का एक्सीडेंट हो गया है। लगता है हालत बहुत खराब है। अरे रघुवीर उठो, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे हुआ? रुको, मैं तुम्हें वेद के पास ले जाता हूँ। मोहनलाल मेरे दोस्त, आखिरी वक्त में तुमसे 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मैं अब नहीं बच पाऊंगा। मेरी पत्नी और मेरे बेटे का ध्यान रखना। और कहना मैं उसे बहुत प्यार करता था। इतना कहकर रघुवीर की सांस रुक जाती है। फिर मोहनलाल रघुवीर का शव लेकर घर पहुंचते हैं। सावित्री जैसे ही रघुवीर को देखती है, जोर से चिल्ला पड़ती है।
हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मुझे किसके सहारे छोड़ दिया? अब कौन इस घर को चलाएगा? किसके साथ जीऊंगी मैं? ये तू क्या कर गए जी? पिताजी, नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने अब तक कुछ नहीं किया, पर आप मुझे सुधरने का मौका तो देते। एक बार कुछ कहकर तो जाते। मैं वादा करता हूं, अब मैं बदल जाऊंगा। बहन जी, आप अपने आप को संभालिए। जो हो गया अब कोई नहीं बदल सकता है। रघुवीर जाते जाते भी यही कहकर गया है कि आप दोनों अपना ख्याल रखिए। और अब बहुत देर हो चुकी है, हमें इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। फिर सावित्री अपने बेटे के साथ रघुवीर के शरीर का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बेटा, खेती का वक्त हो गया है, अब खेतों में जाकर बीज डाल दे। तेरे पिताजी का सपना था कि खेत हमेशा हरे रहें। माँ, कर दूंगा। आज थोड़ा सर भारी लग रहा है। रात देर तक जाग गया था ना, तो कल सवेरे जाकर कर दूंगा। तुम चिंता मत किया करो। बेटा, तुम्हारे पिता को गए हुए 2 महीने हो गए हैं और तुम एक बार खेत में जाकर देखे भी नहीं हो, तो चिंता तो लगी रहेगी ना। तो पक्का चला जाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो। लेकिन अगले दिन रामू फिर सोया रहता है, फिर अगले दिन भी टाल देता है, फिर 1 महीना ऐसे ही बीत जाते हैं। बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? एक बार खेत जाकर देख तो सभी के खेतों में फसल उगाई है और हमारे खेत में तो जंगल उगाए हैं। ठीक है माँ, आज जाकर देखता हूँ। रामू बाहर जाता है और सबके खेतों को देखता है। ओह, ये सब कैसे हो गया? सबके खेत हरे हैं और मेरे खेत में बस कांटे और झाड़ियां हैं। क्या यही रह गया है हमारे हिस्से में? रामू घर लौटता है। माँ, अब क्या करूँ? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और खेत तो जैसे बंजर हो चुके हैं। बेटा, अगर तू अभी भी मेहनत करे तो खेत फिर से जी उठेंगे। खेतों को बस प्यार चाहिए और तेरी मेहनत का पानी चाहिए। हाँ माँ, अब मैं सच में बदल जाऊंगा। अब खेतों को वैसा नहीं रहने दूंगा जैसे है। रामू अगले दिन खेतों में लग जाता है, बहुत मेहनत करता है, सिंचाई करता है, बीज डालता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद अचानक बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिस वजह से रामू की सारी फसल खराब हो जाती है। हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों होता है? जब मैंने कुछ करने की ठानी तो तूने ये क्यों कर दिया? मुझे माफ कर दो पिताजी। आपने तो हमेशा कहा था मेहनत से फल मिलता है। पर अब क्या करूं? अब तो कुछ बचा ही नहीं। पैसे भी नहीं है और खेत भी फिर से बर्बाद हो गए। बेटा, यही तो तेरे पिताजी कहते थे कि हर काम का अपना समय होता है। जब बोने का समय था तो तू सोता रहा, अब जागा तो बारिश ने सब बहा दिया। बेटा, अब भी अगर तू समझे तो आने वाला वक्त तेरा हो सकता है, वरना सब खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बीतते हैं। गांव के कुछ लोग बात करते हैं। अरे देखो, पहले रघुवीर के खेतों में हर वक्त हरियाली रहती थी, और अब देखो कैसे जंगल सा हो गया है। लगता है अब कभी फसल नहीं होगी। हाँ, इसका बेटा तो बस सोता रहेगा, इससे कुछ नहीं होगा। बेचारा रघुवीर करते करते मर गया, लेकिन अपने बेटे को कभी नहीं सुधार पाया। उसकी आत्मा को मरकर भी चैन नहीं मिल रहा होगा। सावित्री ये सब सुनकर भीतर आती है और धीरे से रामू से कहती है, बेटा देख, फिर से थोड़ा मेहनत कर ले, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। रामू कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है। कुछ दिन बीतते हैं। सावित्री एक सुंदर लड़की के रिश्ते की बात चलाती है और उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद नवेली बहू घर आती है। उसका नाम मधु होता है। मधु घर में सब देखती है और सोचती है, हे भगवान, ये घर तो जैसे उदासी में डूबा हुआ है। पति कुछ काम नहीं करते, सास दिन भर चिंता में रहती है। अब मैं क्या करूं? कुछ दिन मधु चुपचाप रहती है, फिर एक दिन पूछ बैठती है, क्या हुआ जी, आप इतने दिन से घर में बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं करते? क्या कहूँ मधु, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी सब सिखा रहे थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं बड़ा हो गया तो खेती करना भी नहीं आता, और जो किया वो भी बारिश में बर्बाद हो गया। अच्छा, तो अब एक बार फिर कोशिश करिए, इस बार हम दोनों मिलकर करेंगे।
पैसे भी नहीं हैं, बीज और खाद कहाँ से लाऊंगा? मधु धीरे से अलमारी से कुछ पैसे निकालती है और रामू के हाथ में रखती है। ये लीजिए, मेरे मायके से लाए हुए कुछ पैसे हैं, इससे शुरुआत कीजिए। भगवान पर भरोसा रखिए, हम साथ में मेहनत करेंगे। बेटा समझ आ गया है तो अब भी देर नहीं हुई। वक्त थोड़े आगे निकल गया है, पर खेतों को फिर से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। माँ, मैं कोशिश करूंगा, रोज खेत जाऊंगा, मेहनत करूंगा, पर डर लगता है। क्या सच में सब वापस ठीक हो सकता है? हाँ बेटा, खेत भी माँ की तरह होते हैं। एक बार रूठ जाएं तो मनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर सच्चे दिल से बुलाओ तो वो फिर से अपना प्यार लुटा देते हैं। तू बस अपना दिल बदल ले, खेत तुझे फिर से अपनाएंगे। माँ, मुझे माफ कर दे। मैं अब वैसा नहीं रहूंगा जैसा था। मैं सच में मेहनत करूंगा। पिताजी की आत्मा को अब और दुख नहीं दूंगा। मैं अब वो हर चीज करूंगा जो उन्होंने मुझसे चाही थी। रामू सुबह दुकान जाता है, खाद बीज खरीद कर लाता है और खेतों में जाकर डालने लगता है। दिन भर धूप में काम करता है और शाम तक मिट्टी से लथपथ हो जाता है। इसी तरह मेहनत करता रहता है और कुछ महीने बीत जाते हैं। एक सुबह, कब तक सोए रहोगे जी? अब उठ जाओ, आज खेतों में फिर से खाद डालना है, वरना फसल खराब हो जाएगी। समय रहते सब करना जरूरी है। अरे, तुम तो बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह बोल रही हो मधु। उन्होंने भी हर सुबह मुझे इसी तरह उठाने की कोशिश की थी। आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे उनकी बहुत याद आ गई। तुमने वो बात दोबारा जी दिलाई जिसके लिए मैं जिया करता था। मधु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, तुझे अपने पिताजी की बहुत याद आती है ना? देख, भगवान ने तुम्हारे पिताजी की जगह सारे लक्षण तेरे पत्नी में डाल दिए हैं। अब तुम दोनों मिलकर इस घर को फिर से वो पहचान दे सकते हो जो तुम्हारे पिताजी के रहते थी। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। माँ, हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और इस घर को फिर से हरा भरा कर देंगे। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे बेटा। रामू और मधु दोनों खेतों में निकलते हैं। हाथों में टोकरी लेकर एक साथ खेतों में खाद डालते हैं। बीच में दोनों थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को सहारा देते हैं। तभी मोहनलाल खेत के रास्ते से गुजरता है और रुक कर कहता है, अरे रामू, तू आज खेतों में बहुत लगन से जुटा हुआ है बेटा। काका, बहुत समय बर्बाद कर दिया है मैंने। पिताजी जब थे तो उनकी बातों की अहमियत नहीं समझी, और अब जब वो नहीं है तो हर बात जैसे आत्मा में गूंजती है। अब मुझे हर उस गलती का अफसोस है जो मैंने की है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपने पिताजी के नाम को फिर से रोशन करूंगा। हाँ बेटा, यही बात समझनी थी तुझे, और अब बहू भी तुम्हें सुधारने में पूरा साथ दे रही है। क्या कहूँ काका, आपने ही तो कहा था मेहनत से डरना नहीं चाहिए, और आज जब ये साथ चल रहे हैं तो मैं भी पीछे क्यों रहूं? बेटा मधु, तू तो घर की शान है। तू जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। इसके बाद रामू और मधु दिन रात मेहनत करते हैं। मौसम साथ देता है और कुछ महीनों बाद खेतों में हरी हरी फसलें लहराने लगती हैं। एक दिन रामू फसल काटकर घर लाता है। माँ, देख ये फसल कितनी हुई है। देखो ना माँ, बिल्कुल वैसी जैसी पिताजी लाया करते थे। हाँ बेटा, अब तो तेरा चेहरा भी तुम्हारे पिताजी जैसा लगने लगा है। तेरे पिताजी भी जब फसल घर लाते थे तो इसी तरह मुस्कुराते थे। आज सच में लग रहा है जैसे तुम्हारे पिता लौट आए हैं। माँ, तू दुखी मत हो। अब तेरा बेटा वही करेगा जिससे तेरा सिर हमेशा ऊंचा रहे। बेटा, जब तू कहता है कि तू पिताजी जैसा बन गया है तो अब मुझे भी चैन मिलता है। तभी मोहनलाल घर पर आता है और कहता है, रामू बेटा, आज तो दिल खुश हो गया। देख रहा हूं तू दिन रात मेहनत कर रहा है। तेरी मेहनत रंग लाई है। देर से ही सही, पर तुझे समझ आ ही गया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तेरी बहू का है, जिसने तुझे संभाल लिया। हाँ भाई साहब, सच्ची बात है। मेरी बहू तो देवी है जिसने इस नालायक को इंसान बना दिया। सच कहूँ तो जरूर पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, तभी ऐसा भाग्य मिला। मधु, आज जो भी मैं हूं उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है।
तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जो मेरे पिताजी ने छोड़ रखा था। जो भी किया अपने परिवार के लिए किया और अब हम दोनों मिलकर इस घर को और आगे बढ़ाएंगे।